नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपना चैनल एसएसटी गुरु 1 मिलियन में। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का टॉपिक है ज्योग्राफी का भूकंप। भूकंप से 50 क्वेश्चन मैं लाई हूँ और आज है 1000 एमसीक्यू जो अभी चल रहा था। 1000 एमसीक्यू सीरीज़ आपको पता होगा, जो कंटिन्यू हो गए हमारे चैनल पर उनको पता होगा कि 1000 एमसीक्यू का आज लास्ट डे है। 950 कंप्लीट हो गया है और ये मिला करके आपका 1000 हो जाएगा। तो ये मेरा लास्ट वीडियो 1000 एमसीक्यू का है। और अगर आप इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं, नए हैं मेरे चैनल पर, तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और सारा वीडियो जा करके देख लीजिए। आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। भूपृष्ठ पर होने वाले आकस्मिक कंपन को क्या कहते हैं? जो भूगर्भ में चट्टानों के लचीलापन या स्थिति के कारण होने वाले प्राकृतिक समायोजन का परिणाम है। इसे क्या कहा जाता है? जो भूपृष्ठ मतलब कि जो पृष्ठ है उसके उस पर होने वाली कंपन, तो कंपन किस में होती है? तो राइट आंसर आपका भूकंप हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की क्रस्ट की रचना किसकी प्रमुख प्लेटों और लगभग कितनी गौण प्लेटों में हुई है? तो ये है पृथ्वी की क्रस्ट की रचना कितनी प्रमुख प्लेट कितने हैं और लगभग कितनी गौण प्लेटें से हुई है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 प्रमुख प्लेट है और 20 गौण आपका प्लेट है। नेक्स्ट है, प्लेटों के एक दूसरे से टकराने या दूर जाने पर क्या महसूस होता है? तो अगर प्लेट टकरा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कंपन, भूकंप का कंपन महसूस होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। भूकंप को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो भूकंप को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसमें क्या होगा आपका टेमर या कंपन के नाम से जाना जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है अथवा भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? वह स्थान मतलब कि जहाँ से स्टार्ट होती है ये कंपन, स्टार्ट यहाँ से केंद्र से शुरू होगा, भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उसका फोकस। यहाँ से शुरू होती है तो ये आपका फोकस हुआ, और हमारा जब यहाँ बाहर आकर जाता है तो ये आपका अधिकेंद्र होगा। तो उद्गम केंद्र जहाँ से शुरू होता है फोकस, इसको बोला जाता है उद्गम केंद्र। नेक्स्ट, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उद्गम केंद्र। नेक्स्ट, भूकंप उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर धरती की सतह पर जिस बिंदु पर सबसे पहले और सर्वाधिक तीव्रता के साथ भूकंपीय कंपन का अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं? तो अभी बताया कि जो ये है यहाँ तक आकर के ये 90 डिग्री का एंगल बनाया, यहाँ पर जो महसूस होता है कंपन, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आपका अधिकेंद्र। अधिकेंद्र इसका एपिक सेंटर हो गया आपका अधिकेंद्र। नेक्स्ट, भूकंप अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने पर भूकंप का प्रभाव कैसा होता है? भूकंप अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने पर क्या होता है? या बढ़ता जाता है, समान रहता है, या क्रमशः घटता है? तो क्या होगा इसमें आप बता सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर क्रमशः घटता है। अगर दूरी बढ़ेगा तो धीरे धीरे कंपन क्या होगा, वहाँ तक बहुत दूर तक कमी होगा। तो ये हो गया आपका राइट आंसर सी। नेक्स्ट है, गहराई के आधार पर सबसे कम देखने को मिलने वाला भूकंप कौन सा है? तो ये सबसे कम देखने वाला भूकंप कौन है? तो सबसे कम होता है आपका पतालीय भूकंप। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिक्टर स्केल पर किस तीव्रता वाले भूकंप को खतरनाक माना गया है? रिक्टर स्केल पर किस तीव्रता वाले भूकंप को खतरनाक माना गया है? तो आपको पता है कि यहाँ 6 तथा उससे अधिक जो होता है उसे खतरनाक माना गया है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। जापान में भूकंप रोधी तकनीकी से बने भवन समानतः कितनी तीव्रता तक के भूकंप को झेल सकती है? जो जापान में भूकंप रोधी तकनीकी से बना हुआ भवन होता है, कितने, क्योंकि जापान में बहुत भूकंप आते रहता है तो इसलिए इस तरह का भवन वहाँ पे तैयार किया जाता है। तो ये 7 तक झेल सकता है, 7 से अधिक आया तो नहीं झेल पाएगा। 7 राइट आंसर। वर्ष 1993 लातूर तथा 2001 भुज के भूकंपों की तीव्रता कितनी थी? ये तो आप लोगों को पता होगा कि 1993 में लातूर भूकंप आया था और 2001 में भुज नाम रखा गया है। इसकी तीव्रता कितनी थी? तो इसकी तीव्रता थी 6.2 से आपका 6.7। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रिक्टर स्केल पर तीव्रता में एक अंक की वृद्धि पहले अंक की तुलना में कितनी अधिक विनाशकारी होती है? एक अंक की वृद्धि बताइए कितना?
होगा तो कितना हो जाएगा आपका विनाशकारी, तो 10 गुना विनाशकारी हो सकता है। राइट आंसर इसका सी होगा। जिन यंत्र द्वारा भूकंपीय तरंगों का अंकन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिन तंत्र द्वारा भूकंपीय तरंगों का अंकन किया जाता है उसे क्या, तो भूकंप मापी यंत्र बोला जाता है या सिस्मोग्राफी कहा जाता है इसे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका है भूकंप लेखी द्वारा अंकित तरंगों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसके विज्ञान को क्या बोला जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी बोला जाता है इसको। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप विज्ञान, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता का मापन प्रायः किस पैमाने पर किया जाता है? तो ये आपका रिक्टर स्केल होगा, रिक्टर स्केल आपका राइट आंसर बी हो जाए। नेक्स्ट देखिए, अनुभव आधारित तथा 12 मापकों वाला भूकंप मापी स्केल कौन सा है? तो इसका कौन सा होगा जो जिसमें अनुभव के आधार पर मापा जाता है, इसे बोला जाता है मर्केली स्केल। मर्केली स्केल के नाम से जाना जाता है। इसे अनुभव प्रदान करते हैं जिसके 12 मापक हैं। कितने मापक होते हैं? 12 मापक होते हैं। चलिए, और नेक्स्ट आपका 0 से 9 तक की तीव्रता वाला गणितीय भूकंप मापक कौन सा है? 0 से 9 तक का, 0 से 9 तक का आपका है रिक्टर स्केल होता है। 0 से 9 इसका रिक्टर स्केल होता है। और मर्केली का कहाँ कितना हुआ? 12। और आपका एक होता है रोसीफेरस स्केल, एक होता है आपका रोसीफेरस स्केल, जिसका मापन कितना होता है? रोसीफेरस, जिसका होता है 1 से 11 तक, 1 से 11 तक इसका मापन रखा गया है। भूकंप के केंद्र का पता लगाने हेतु कितने भूकंपीय स्टेशनों की आवश्यकता होती है? तो कितने भूकंपीय स्टेशनों की आवश्यकता होती है? तो इसमें 3 भूकंपीय स्टेशन की आवश्यकता होती है। राइट आंसर नेक्स्ट होगा, रिक्टर पैमाने का विकास 1935 में किस देश के वैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्त होने पर भूकंपीय तरंगे किस दिशा में आगे बढ़ती है? भूकंप केंद्र से ऊर्जा मुक्त होने पर भूकंपीय तरंग किस दिशा में आगे बढ़ती है? तो किस दिशा में आगे बढ़ती है? सभी दिशाओं में ये आगे बढ़ती है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। भूकंप के प्रभाव से समुद्री मार्गों में उत्पन्न होने वाले लंबी ऊंची तथा होगा, भूकंपों के प्रभाव से समुद्री भागों में उत्पन्न होने वाली लंबी ऊंची तथा तीव्रगामी लहरों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा इसका सुनामी। राइट आंसर सुनामी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पी तरंगों को किस नाम से जाना जाता है? तो पी तरंगों को किस नाम से जाना जाता है? प्राइमरी वेव, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक तरंगे। नेक्स्ट, पी तरंगों का दूसरा नाम क्या है? पी तरंग का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुदैर्ध्य, दैर्ध्य या संपीड़न तरंगे। नेक्स्ट, पी तरंगों किस प्रकार के पदार्थों में गति कर सकता है? तो पी तरंगे किस तरह के पदार्थों में? ठोस, द्रव एंड गैस, तीनों तरह के पदार्थों में गति कर सकता है। अनुप्रस्थ गति वाली तरंगों को क्या कहा जाता है? तो अनुप्रस्थ गति वाले तरंगों को बोला जाता है द्वितीयक तरंगे। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, पी एवं एस तरंगों का मार्ग कैसा होता है? पी और एस तरंगों का मार्ग होता है अवतल, अवतल होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, धरातलीय तरंगों को किस संकेत नाम से जाना जाता है? जो धरातल पर होता है उसे किस तरंग के नाम से जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका एल तरंगे। राइट आंसर आपका एल हो जाएगा। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंगे कौन सी होती है? सबसे विनाशकारी तरंग कौन सा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, एल तरंगे, धरातलीय तरंगे। नेक्स्ट, धरातलीय तरंगों का भ्रमण पथ कैसा होता है? तो धरातलीय इसका होता है भ्रमण उत्तल, बी इसका राइट आंसर होता है, उत्तल होता है इसका पथ। अपवर्तन से तरंगे क्या व्यवहार करती है? अपवर्तन से तरंगे क्या व्यवहार करती है? तो अपवर्तन जब होता है तो कई दिशाओं में ये क्या होता है? तरंगे चलती है, कई दिशाओं में चलती है। भूकंप लेखी पर अंत में कौन सी तरंगे अभिलिखित होती है? तो भूकंप लेखी में धरातलीय तरंगे अभिलेखित होती है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट,
जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलिखित नहीं होती है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उस क्षेत्र को कहा जाता है आपका भूकंपीय छाया क्षेत्र। राइट आंसर इसका हो जाएगा भूकंपीय छाया क्षेत्र। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर H.F. रीड द्वारा प्रतिपादित प्रत्यास्थ पुनरुत्थान सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो ये किसकी उत्पत्ति का व्याख्या, तो ये होगा जाएगा आपका भूकंप की व्याख्या करता है। बी इसका राइट आंसर। एक ही समय पर आने वाली भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये आपका सहभूकंप रेखा कहलाता है। एक साथ में आता है तो उसे सहभूकंप रेखा कहते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है? तो किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है? तो राइट आंसर इसका रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। प्राकृतिक संरचना के आधार पर भारत को 3 भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इसमें सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? तो इसमें आपका हिमालयी भूकंप क्षेत्र में सर्वाधिक आता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस पर्वत निर्माण के समय सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में दरारें बनी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके बीच दरारें बनी थी? तो हिमालय पर्वत के बीच दरारें बनी थी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। भू संतुलन की दृष्टि से स्थिर भाग होने के कारण भारत के किस क्षेत्र में बहुत ही कम भूकंप आते हैं? तो इसका कहाँ पर कम भूकंप आते हैं? दक्षिण का पठार क्षेत्र में कम भूकंप आते हैं। राइट आंसर इसका 39 नंबर, विश्व में प्रतिवर्ष आने वाले भूकंपों में से लगभग कितने प्रतिशत अकेले जापान में आते हैं? तो सब कितने परसेंट आते हैं जापान में? तो 20% जापान में आते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रशांत ज्वालामुखी क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? प्रशांत ज्वालामुखी जो हमेशा जलते रहता है, निकलते रहता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? रिंग ऑफ फायर। हमेशा ऐसे रिंग की तरह बंद करके हमेशा ज्वालामुखी चारों तरफ निकलते रहता है। राइट आंसर इसका बी। भूकंप एवं ज्वालामुखी के कारण समुद्र में उत्पन्न ऊंची लहरों को क्या कहते हैं? तो ऊंची लहरें जो होता है भूकंप एवं ज्वालामुखी के कारण, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुनामी। राइट आंसर बी हो जाएगा सुनामी। नेक्स्ट, सुनामी का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पड़ता है? सुनामी का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पड़ता है? तो तटीय क्षेत्र पर अधिक प्रभाव पड़ता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। गहरे समुद्र में जहाज पर सुनामी का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जहाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ जहाज पर कोई विशेष प्रकार के प्रभाव नहीं पड़ता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सुनामी का सर्वाधिक प्रभाव किस तट पर देखने मिलता है? तो सर्वाधिक प्रभाव का प्रशांतीय महासागरीय तट पर देखने मिलता है। राइट आंसर सी। गहरे समुद्र में सुनामी की लहरें लगभग कितनी गति से चल सकती है? तो यहाँ पर कितनी गति से चल सकती है? तो 700 किलोमीटर प्रति घंटा की तीव्रता से चल सकती है। वर्ष 2006 में आई सुनामी से किस देश में भारी क्षति हुई थी? तो यहाँ पे इंडोनेशिया में 2006 में जो सुनामी आया था, भारी क्षति हुआ था इंडोनेशिया। 2004 की सुनामी के बाद भारत किस तंत्र में शामिल हुआ? तो किस तंत्र में शामिल हुआ है? राइट आंसर इसका अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र में शामिल हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र में शामिल। रामेश्वरम, पुरी, चेन्नई, पुडुचेरी, नागपट्टिनम आदि शहर भारत के किस तट पर स्थित है? तो ये सब किधर है? किस तट पर? तो पूर्वी तट पर है, पूर्वी तट पर स्थित है। राइट आंसर बी। भारत में पूर्व सुनामी चेतावनी प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, रंगाट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। राइट आंसर रेडी हो जाएगा। 50 नंबर, प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका होनोलुलु हवाई द्वीप में स्थित है। आज का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और 50 के साथ हमारा 1000 MCQ सीरीज कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना स्कोर कमेंट में बताना ना भूलें और सारा वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।